बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खुशामदीद आपको कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। पिछले कुछ दिन से भारत से जो मनाजिर तबाहकारी के हमारे सामने आ रहे हैं उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत ने पिछले कुछ अरसे में जो बेहतियातियाँ की हैं, जिस तरह से वहाँ पर सियासी जलसे हुए, जिस तरह से होली का त्यौहार गैर मोहतात अंदाज में मनाया गया और फिर जिस तरह से वहाँ पर कुंभ का मेला सजाया गया, भारतीय हुकूमत की कुछ पॉलिसीज़ भी नाकिस रहीं, जिसमें वो दुनिया भर को तो मेडिसिन देता रहा, अपने आवाम की उसने परवाह नहीं की। कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ लोगों का ख्याल है उसने ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर दिया और पैसे कमाने की फिक्र में रहा और आज उसने इस सूरत हाल को फोर्सी नहीं किया। कुछ भी हो, लेकिन भारत में जो कुछ इस वक्त हो रहा है कि शमशान घाटों में जगह नहीं है और लोग मैयतों को जलाने के लिए सड़कों पर रखकर घंटों इंतज़ार कर रहे हैं। अस्पताल में चले जाएं तो डॉक्टर्स के पास इतना रश है कि डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को अटेंड नहीं कर पा रहे और उनके जो अटेंडेंट्स हैं वो डॉक्टर्स के पीछे हैं कि हमारे मरीज़ को एक नज़र देख लीजिए, लेकिन लोग मर रहे हैं। इस तशवीशनाक सूरत हाल से हमारी हुकूमत में भी थोड़ी सी एक तशवीश की लहर पैदा हुई है और ये कहा गया है कि अगर हमने भी एहतियात ना की तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। आज हम भारत की सूरत हाल से कुछ सबक सीखने के लिए माहिरीन की राय लेंगे। वो क्या कहते हैं, हुआ क्या, भारत में ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई और क्या वाकई पाकिस्तान में खदशा मौजूद है कि अगर हम गैर मोहतात रहे तो ऐसा हो सकता है, ऐसी सूरत हाल का सामना हमें भी कर सकता है, ऑक्सीजन की किल्लत का सामना हमें भी हो सकता है। यानी आप देखिए कि आप खुली फ़ज़ा में हैं लेकिन आपको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन दस्तयाब ना हो तो सांस कैसे लेंगे। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका बताता हूँ। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर PMA लाहौर, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पिम्स अस्पताल। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाकर हम भारत के एक सहाफ़ी पुनीत पुष्कर को देंगे जो एडिटर है न्यूज़ नेशन दिल्ली के, और वहाँ की सूरत हाल उनसे जानेंगे। मैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या खुदा ना खास्ता खाकम बदहन हमने अगर गैर मोहतात रवैया जारी रखा तो क्या ऐसी सूरत हाल का सामना हमें भी करना पड़ सकता है? इसका गैर मोहतात रवैया और SOPs को नज़रअंदाज करना ही आज इस सिचुएशन का बायस बना है जो कि भारत में थी। वहाँ पर जिस तरह आपने खुद बताया कि कुंभ का मेला हुआ, वहाँ पे किसानों की रैलीज जो थी, जो थाउजेंड्स ऑफ लोगों की थी, उसके अलावा उनका होली का त्यौहार था, उनकी दूसरी एक्टिविटीज़ थी। तो ये बड़ी बड़ी पब्लिक गैदरिंग से ही आज वो इस नौबत को पहुँचे हैं। और दूसरा मैं समझती हूँ कि जिस तरह Day 1 भी जिस दिन कोरोना वायरस आया था तो उनकी कोई ख़ास प्लानिंग नहीं थी, किसी ख़ास प्लानिंग के तहत उन्होंने इसको वबा को कभी भी लेके नहीं चले। सडनली लॉकडाउन कर दिया, कितने लोग हजारों में, उनको कई 100 मील पैदल चलना पड़ा, उनकी डेथ्स हो गई सड़कों के ऊपर। तो वो एक बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में चले थे। हमारे साथ अल्लाह की खास रहमत है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे अपना नजर करम किया हुआ है, मगर उसके साथ साथ हुकूमत ने एक वाज़े हिकमत अमली भी अपनाई है और तमाम डेटा जो होता है उसको बड़ा क्लोजली एवरीडे NCOC की मीटर में मॉनिटर किया जाता है। जिन एरियाज़ में आपको केसेस का इजाफा नज़र आता है, किस तरीके से फैलाव है, कौन सा वेरिएंट कहाँ पर है, क्या रीजंस है, ये सारी बहुत क्लोजली तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उसको स्टडी करते हैं। उसमें सारे एक्सपर्ट्स भी होते हैं, एपिडेमियोलॉजी के एक्सपर्ट्स भी होते हैं, हेल्थ केयर के भी होते हैं और बाकी तमाम सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्नाइज किया गया है कि हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं और ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है जिसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर डिसीजंस चेंज भी होते हैं, नए डिसीजंस भी होते हैं, नए स्टेप्स भी जो है वो तजवीज़ किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है, अल्लाह ताला हमें इस सिचुएशन से बचाएगा जो इस वक्त हम भारत में देख रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, आप एनालाइज कैसे करते हैं कि भारत इस सूरत हाल को क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, हम क्या सीख सकते हैं इससे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि भारत के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी सूरत हाल के बारे में तवज्जो दें। इस बात पर अमूमन जब वहां कुछ होता है तो हम फिर उसको अपने साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ये जैसे हमारी वो बहन ने बताया, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अल्लाह पाक का हमारे ऊपर खुसूसी करम रहा, लेकिन एक फहम वाले कौम को और एक फहम वाले इंसान को और मुआशरे को
जो डिपेंड करना चाहिए वो साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर डिपेंड करना चाहिए और डाटा पर डिपेंड करना चाहिए और जो कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। देखिए, ये बात हमें हमेशा अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह पाक हम पर अपनी नजर करम इसी तरह रहे। लेकिन जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है, इस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर खुदा ना खास्ता खाकब बदहन अगर हमने फौरी तौर पर पूरे अवाम ने और हुकूमत ने और तमाम जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इसको सीरियस ना लिया तो वो दिन दूर नहीं है जबकि इंडिया जैसी सूरत हाल यहां क्रिएट हो सकती है। मेरे ख्याल के अंदर हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए मगर गलत खुशफहमी में भी मुब्तला नहीं रहना चाहिए। मैं अभी आ रहा था आपके इसके लिए अपने ऑफिस में रिकॉर्डिंग के लिए गाड़ी पर, तो मैंने देखा कि सड़कों पर उसी तरह से लोग मौजूद थे, रात को लोग उसी तरह से खरीदारी कर रहे हैं। और पिछले दिनों भी एक हुकूमत के किसी शख्स का बयान आया कि कोई बात नहीं, ताजरों को हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ईद तक जो है हम उसको देखेंगे। मेरा ख्याल है ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि हालात खराब हो गए तो फिर हम लॉकडाउन कर लेंगे? हमें जब नजर आ रहा है, जब हम ग्राफ को देख रहे हैं कि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और हमारे बिल्कुल पड़ोस में अक्रॉस द बॉर्डर आपके सामने लोग सड़कों पर तिलमिला रहे हैं, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, हमारा जो इदारे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसको फौरी तौर पर सीरियस लेना पड़ेगा, सड़कों के हुजूम को खत्म करना पड़ेगा, हुकूमत को, वजीर आजम साहब को, वजीर आला साहब को आके ये कहना पड़ेगा कि इस दफा की ईद सादा मनाएंगे। मैं भी सादा कपड़े पहनूंगा, वो तो पहले भी वैसे सादा ही पहनते हैं, कि सब सादा कपड़े पहनेंगे, इस दफा कोई खरीदारी नहीं करेंगे, हम बाजारों में नहीं जाएंगे, हम सब। तो इसके लिए बहुत नेशनल लेवल पर कैंपेन करने की जरूरत है मेरे ख्याल में। ठीक है, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा वहाँ पर होली मनाई गई, हम ईद मना रहे हैं, वहाँ पर कुंभ का मेला हुआ, हम ईद मेले मना रहे हैं, तो हमें एहतियात करना होगी और थोड़ा सबक सीखना होगा। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, अभी साइंटिफिक डेटा की बात हो रही थी, क्या डेटा है आपके, आदादा शुमार क्या हैं? हमारे यहाँ जो शरह अमवात है और पॉजिटिव आने की जो शरह है, क्या ये पिछली दोनों दफ़ा से ज़्यादा नहीं है? और बहुत सारे केसेस में तो ये रिपोर्ट ही नहीं हो रहा। यानी मैं पर्सनली अगर ऑब्जर्व करूं इस सोसाइटी को, अपने दाएं बाएं के लोगों को, तो मुझे लगता है कि 50% से कम लोग रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग तो अपना टेस्ट नहीं करवाते, या तो ठीक हो जाते हैं या फिर मौत के मुंह में चले जाते हैं। शुक्रिया सर। देखें, मैं समझता हूँ कि हम मतलब मिन हैसुल कौम और हुकूमत बिलखसूस हम उनमें से हैं जो कि कभी भी सीखते नहीं और गालिबन हम सीखना चाहते नहीं। ये जैसे मेरे मतलब सीनियर दोस्त प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब ने फरमाया कि हमारे ऊपर अल्लाह की ख़ास करम नवाजी रही। बेशक ये हमारे ऊपर अल्लाह की करम नवाजी रही, लेकिन अगर सच्ची बात की जाए तो हमारे गुण कोई ऐसे ना थे। पहले हमने पिछला जो था, पिछले साल के अंदर तफ्तान के अंदर हमने छोड़ा, तफ्तान से लोग आए और हमारे आपने देखा कि यहाँ पे कोविड जो है जैसे फैला और जो कुछ हुआ पिछले अप्रैल मई जून के अंदर आके, अब जो आने के लिए साथ है कि हमने जब इससे यूके से लोगों ने फ़्लाइट्स बंद की, हमने कोई चेकअप नहीं किया एयरपोर्ट्स के ऊपर, और हमारा जो रवैया था मतलब हुकूमती एतबार से, एयरपोर्ट्स के ऊपर एतबार के ऊपर से, वो भी हमारा बड़ा मतलब ऐसे ज़िम्नन सा था। और हमें फिर ये भुगतना पड़ा कि आज हमारे यहाँ जो कोविड के पेशेंट्स हैं किस कदर तेज़ी के साथ फैले और हमारा नंबर किस कदर बड़ा हो गया। फिर हमने मज़ीद एक मतलब इंसानी हमदर्दी और मजहबी रवादारी का दिखाना चाहा और इंडिया से हमने सिख भाइयों को बुला लिया। अब जब वो वापस गए तो उनके अंदर 200 मरीज़ पॉजिटिव वहाँ हैं कोविड के, जो कि उन्होंने बॉर्डर पे रोक लिया। मेरा ये मानना है कि ये कोविड पाकिस्तान से लेके नहीं जा रहे थे, बल्कि ये इंडिया से इन्फेक्टेड आए थे और ये इंडियन वेरिएंट के साथ ही था, जो कि इंक्यूबेशन पीरियड के साथ दे स्टेड विद अस, इन्फेक्ट हुआ और वापस पे आके जाने उनके साथ आ गया। हैविंग सेड कि हमारे और हुकूमती इक़दामात ये जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी कोई ठीक नहीं है, जो हमें करना चाहिए। और जैसे अगेन आई विल रेफर टू जावेद इकबाल साहब जो उन्होंने कहा कि हमारे मुआशरती रवैये, हमें बिन हैसुल कौम कैसे क्या करना चाहिए और हुकूमत को क्या करना चाहिए, उसके हवाले से हम बहुत पीछे हैं। अभी मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँ कि 21 अप्रैल 2020 को अगर कंफर्म केसेस थे तो 1115 थे। उनमें से एक्टिव केसेस जो पाकिस्तान के अंदर थे वो 839 थे। ज़रा गौर कीजिएगा, एक साल पहले जी अप्रैल के अंदर, यही मतलब 21 अप्रैल, बाकायदा मैं डेट के साथ ही कह रहा हूँ 21 अप्रैल, क्योंकि हमने आज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ताज़ा उसमें से फिगर्स हमारे साथ आए हैं। अब हमारे साथ आज जो हुकूमत कह रही है
आज जो हुकूमत कह रही है हमारे पास कंफर्म्ड केसेस 7,90,016 हैं विद रेफरेंस टू 1,115 और एक्टिव केसेस जो एक साल पहले 839 थे आज 86,529 86,529 केसेस हैं। हमारे यहाँ पॉजिटिविटी जो जारी है आप मतलब देख रहे हैं कि 18% से लेके 75% तक है। सरगोदा के अंदर 75% चलेगी। KPK के हमारे जो हैं हमारे कुछ शहर उनके अंदर कहीं 45% है, कहीं 20% है। आज लाहौर के अंदर और कराची जो कि अभी तक हम समझते हैं कि सिंध बचा हुआ था, वहाँ भी पिछले 2 दिनों के अंदर 100% ऊपर चली गई है। 4%, 8%, 9% के ऊपर चली गई है। सो हैविंग सेड कि जिस कदर ये बड़ा नंबर आ रहा है और ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त है हमारी डॉक्टर नौशीन जो कह रही हैं कि हमारे रवैये या मुआशरती रवैये, लेकिन एक बात माननी चाहिए कि यही जो जावेद इकबाल साहब ने कहा, तो मैं नाम भी ले दूं, ये जनाब वजीर हैं, ये NCOC के चेयरमैन है जिन्होंने फरमाया कि जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लो। ये किसी आम आदमी ने या आम मतलब ऐसे पॉलिटिकल ने नहीं कहा। ये NCOC जिसके लिए डॉक्टर नौशीन कह रही है कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये उन्होंने फरमाया है कि अभी आप शॉपिंग कर लें इससे पहले, ताकि अगर खास्ता कल करे रश तो आप देख ही रहे हैं। रश कैसा रश अगर देखें 6 बजे तक है एंड जो मतलब देखें कि फिर कैसे शहरों के अंदर कैसे अनारकली चले जाएं, बाकी बाजारों के अंदर चले जाएं और जैसे रवैये हमारे सामने देखने के अंदर आ रहे हैं। और चूंकि लोग हुकूमत को देखते हैं, हुकूमत को देखते हैं, हुकूमत क्या कह रही है, हुकूमत की तरफ से हमें मैसेज क्या कन्वे हो रहा है, जैसा मैसेज कन्वे होता है वो। अच्छा, अब अस्पतालों में सूरत हाल क्या है सर? मेरे साथ वसीम ख्वाजा साहब मौजूद हैं, पिम्स अस्पताल से मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, तर्जुमान हैं। वसीम ख्वाजा साहब, मुझे ये बताइए, रिपोर्ट्स ये हैं कि पिम्स अस्पताल में जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल 300 गुना बढ़ गया है और वहाँ पर कोविड के मजीद जो पेशेंट्स हैं उनको नहीं लिया जा रहा। वहाँ पर अगर कोविड के पेशेंट्स आते हैं उनको रेफर कर दिया जाता है दूसरे अस्पतालों में। रिपोर्ट्स ये हैं, ऐसे ही है सर? देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरह उन्होंने कहा है कि जब पिछले साल हमने जब बनाया था आइसोलेशन वार्ड उसमें 15 बेड्स थे, वेंटिलेटर के लिए हमने 15 बेड्स थे और अब देख लें हमने 200 बेड्स किए हैं और 200 के 200 जो है पेशेंट जो है उसमें सारे वहाँ पे मौजूद है कोरोना के और तमाम के तमाम ऑक्सीजन पे हैं। पिछले मरतबा हर किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अब हर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और इसके अलावा 200 बेड्स पूरे हो गए। इसके अलावा एमरजेंसी में हमने इनकार नहीं किया, कई पेशेंट जो है तकरीबन 25 से 30 के करीब मरीज जो हैं वो एमरजेंसी में भी ऑक्सीजन पे हमने उनको रख लिया कि वहाँ पे भी ऑक्सीजन का है कि वहाँ पे कोई दमे के मरीज आते थे, कोई और सांस का मसला होता था, तो हमने वहाँ पे कोरोना के मरीजों को भी वहाँ पे हमने ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी है और लोगों को हम गाइड भी कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और अस्पताल भी बनाया NIH के सामने जहाँ पे 2000 करीब बेड्स हैं और वैक्सीनेशन भी हम यहाँ पे हम कर रहे हैं और लोगों को यही साथ साथ बताते जा रहे हैं कि खुदा के लिए SOPs को फॉलो करें, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, ठीक है, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, पानी की भाप लें, मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल लाजमी करें। तो अस्पतालों पर अल्लाह ताला को याद करें। अस्पताल अपनी फुल पर पहुंच गए हैं डॉक्टर साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि घर पर एहतियात करें, अस्पतालों में मजीद लोग ना आए, अगर आएंगे तो हमारे पास गुंजाइश नहीं है। और ये पिम्स अस्पताल का है तो ये लाहौर के अस्पतालों में भी कईयों में यही सूरत हाल है। बिल्कुल बिल्कुल यही फुल हो गया, हमारा पूरा अस्पताल फुल हो गया और कभी तो डेथ्स होती है तब तो बेड खाली होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा डेथ्स तो नहीं है, लेकिन लोगों को चाहिए कि वो नौबत ही ना आए कि वो अस्पताल में आए। कोशिश ये करें SOP फॉलो करें। ठीक है। अच्छा जावेद इकबाल साहब, सर मसला अब ये है कि यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर वेंटिलेटर तो मिलता नहीं है और आपको पता है कि वेंटिलेटर चाहिए होता है इस तरह के मरीजों में जहाँ ऑक्सीजन कम हो गई, 60 पर चली गई, वेंटिलेटर की ज़रूरत रहती है। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड रहते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप चले जाएँ तो एक आम आदमी रोजाना 40-50 हज़ार रुपये अफोर्ड नहीं करता। ऐसे में आप समझते हैं, मैं कम से कम बात कर रहा हूँ 45,000, 40-45,000, अगर कम से कम हल्के हॉस्पिटल में चले जाते हैं आप वेंटिलेटर के बगैर, और वेंटिलेटर चाहिए तो फिर वाकई 1 लाख पर चला जाता मामला। तो डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, मुझे सर ये बताइए कि गवर्नमेंट फिर क्या अपनी जो है वो पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई है या हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को मजीद कुछ करने की जरूरत है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि कोविड एक इस किस्म का डिजास्टर है कि दुनिया की कोई भी हुकूमत इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकी। अमेरिका जिसकी के जितने रिसोर्सेज हैं आपने देखा वो कोलैप्स हो गया, यूके आप देखिए कोलैप्स हो गया, इटली जो है वो कोलैप्स हो गया। तो ये तो कोई भी हुकूमत चाहे तो नहीं कर सकती इसका मुकाबला। इसको तो हम जितना प्रिवेंट कर सकेंगे उतना ही। अगर अल्लाह ना करे हिंदुस्तान जैसी सूरत हाल हुई तो बहुत जल्दी हमारा सिस्टम चोक हो जाएगा।
और ये हमारा नहीं, किसी का भी चौक हो जाएगा। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि पिछले दिनों हमारी पंजाब का मुझे मालूम है, पंजाब की हुकूमत में वेंटिलेटर्स की तादाद को बढ़ाया गया है, उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है, उसकी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता एकदम नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते हैं तो चाहे आप जो भी कर लें, हमारी कैपेसिटी से वो क्रॉस कर जाएगा। इसलिए जैसे वो हमारे बाकी दोस्तों ने भी कहा है और हम सब इस बात को जोर दे रहे हैं कि इन बातों से ज्यादा अहम बात यह है कि हम इस वक्त हंगामी बुनियादों पर, जंगी बुनियादों के ऊपर अवाम को मोबिलाइज करें, ये बात समझने के लिए कि वो बिल्कुल जैसे पहली लहर के दौरान घरों में बैठ गए थे, सड़क के ऊपर खाल खाल कोई आदमी नजर आ रहा था, जब दुकानें बिल्कुल बंद थीं, जब पब्लिक गैदरिंग, अभी भी आप चले जाएं होटलों में लोग खाना खा रहे हैं। यहां भावलपुर के अंदर सुबह सहरी में अंदरून शहर के ऊपर लोग वो जो भी निहारियां और चने, वो लाइनें लगी होती हैं और लोग सारे ले रहे हैं और अफ्तारी में पकौड़ों की दुकानों पर लगी। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड है, हम खुद क्यों इतने जिम्मेदार नहीं बन जाते? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल से और बाकी तमाम चैनल कि आप एक एयर टाइम मखसूस करें जिसमें मुसलसल इस कैंपेन को आप टेक ओवर करें, और जब भी कोई टीवी खोले तो सबसे पहले ये आवाज आ रही हो कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। फिर वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, सड़कों के ऊपर लाशें नजर आएंगी। आप जो फरमा रहे थे ना अभी कि हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, मैं इंडिया के साथ कंपैरिजन इसलिए कर रहा था क्योंकि हम शायद अभी तक उसका तस्वुर नहीं कर पा रहे कि क्या होगा। तो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये होगा, जो हो रहा है, जो हुआ है, जो इंडिया में, तो ये तस्वीर बन सकती है अगर हमने एहतियात ना की। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। और एक नौजवानों को एक और चीज, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। शुक्रिया सर। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं प्रोग्राम में, वापस आते हैं। तो मैं इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूं और फिर वहां से हम एक सहाफ़ी को लेकर उनका नुक्ता नज़र भी जानेंगे। एक चीज़ नौजवानों को समझने की ज़रूरत है। अगर नौजवान ये समझते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, कोई बात नहीं, होगा 2-4 दिन बुखार होगा, ठीक हो जाएगा, क्या वो अपने बड़ों और अपने बुजुर्गों की परवाह नहीं करते? क्या वो उनसे प्यार नहीं करते? क्या वो नहीं जानते कि वो करियर बन के खुद ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनके बुजुर्ग जो हैं वो बहुत बुरी सूरत हाल में जा सकते हैं, खुदा ना खास्ता मौत के मुंह में जा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। नौशीन हामिद साहिबा से मैं पूछूंगा कि क्या ऑक्सीजन की तैयारी हमारी पूरी है आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ती है तो। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हम भारत की बात कर रहे थे और जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया कि हम लोग शायद उस बुरी सूरत हाल का या बदतरीन सूरत हाल का तस्वुर नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने वो देखी नहीं है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं भारत में, कम से कम वहाँ के हालात को देखकर हम सबक सीख सकते हैं। मेरे साथ पुनीत पुष्कर मौजूद हैं, एडिटर हैं न्यूज़ नेशन दिल्ली के। पुनीत, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा गंभीर जो सूरत हाल भारत में है वो किस वजह से है? ऑक्सीजन का वहाँ पर बहरान पैदा हो गया, क्या गवर्नमेंट उसको टैकल कर पा रही है? फिर यह है कि शमशान घाटों में हम देख रहे हैं कि जगह नहीं है लाशों को जलाने के लिए, आखिरी रसूमात अदा करने के लिए। अस्पतालों में रश बहुत ज़्यादा है। सूरत हाल है क्या एक्चुअली? अस्पतालों में देखिए रश बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी से ज़्यादा पेशेंट्स पहुंच रहे हैं क्योंकि एक पैंडेमिक है। पैंडेमिक सिचुएशन में इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। सो अचानक से इतने केसेस बढ़ गए हैं कि थोड़ा सा चीज़ें कंट्रोल से बाहर जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है और चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं और अब सिचुएशन कुछ ठीक है। कुछ दिनों में पहले जो हमने देखा था सिचुएशन की बहुत सारी रश है, बहुत ज़्यादा मारामारी है, वो चीज़ें अब धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आ रही हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई भी हो रही है, रेमडेसिविर की भी सप्लाई अब फुलफिल हो रही है, तो अब स्थिति कुछ ठीक हो रही है। लेकिन ये पैंडेमिक जो है, ये ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मई के मिड तक और इसका ग्रोथ होगा और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे। तो उसको देख करके सरकार पहले से ही तैयारियां कर रही है और ताकि उसके पूरे जो आप ये कह रहे हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त है, मई में जाकर ये सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो गवर्नमेंट उसको देखने की कोशिश करिए। ये एक मुझे बताइए कि किन किन शहरों में इस वक्त केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, सूरत हाल ज़्यादा कहाँ ख़राब है? सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, इन 3 शहरों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भोपाल में भी वैसे ज़्यादा, हाँ, 4-5 शहरों में सबसे ज़्यादा प्रेशर है हेल्थ फैसिलिटीज़ पर, क्योंकि ज़्यादा केसेस यहीं से आ रहे हैं।
अमीर पुष्कर, मैं आपसे मजीद बात करता हूँ और मैं आपसे वहाँ की जो ऑक्सीजन की सिचुएशन है, कहा जा रहा है कि वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एक्सपोर्ट की गई है और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ज़रा इस पर भी बात करूँगा। लेकिन यही सवाल लेकर पहले मैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा के पास जाता हूँ। नौशीन हामिद साहबा, ऑक्सीजन की जो हमारी कंजप्शन है वो बढ़ रही है डे बाय डे, 300 गुना ज़्यादा। तो सिर्फ पिम्स में मैंने अभी जिक्र किया, आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हम तैयार हैं, हम इसको इम्पोर्ट करने के लिए तैयार हैं, क्या करेंगे हम? देखिए जी, इस वक्त दो तीन ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। सबसे पहले तो ये कि जो हमारी हॉस्पिटल्स के अंदर एक कंजम्पशन थी ऑपरेशन थिएटर्स में, तो उसके अंदर जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं उनको फ़िलहाल 2 हफ्तों के लिए जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि इलेक्टिव सर्जरीज में हमारे पास इतना मार्जिन होता है कि हम उसको थोड़ा आगे कर सकते हैं। सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज की जाएंगी, तो उसकी वजह से जो ऑपरेशन थिएटर्स का बर्डन कम होगा, तो वो सारी ऑक्सीजन जो है वो कोविड पेशेंट्स के लिए डाइवर्ट कर दी जाएगी। दूसरी तरफ ये कि हमारी ऑक्सीजन का एक हिस्सा जो है वो इंडस्ट्रीज को भी जाता है, तो ये भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि हम इंडस्ट्रीज़ को जैसी हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर खुदा ना खास्ता, तो इंडस्ट्रीज़ की ऑक्सीजन जो है उसको भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और जो प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं, आपके ख्याल में ये ज़रूरत हमें कितने अरसे में पड़ सकती है? देखिए, हमें उम्मीद तो है कि इसकी नौबत शायद ना आए, मगर ये सारी ऑप्शन जो हैं ये टेबल पर रखी हुई हैं और इनके ऊपर वर्किंग हो रही है। और तीसरा, इंपोर्ट के लिए भी फैसिलिटेट करने के लिए जो है उसके ऊपर भी गौर हो रहा है। तो अगर तो ये रुक जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अब आज इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से फ़ौज को बुलाने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, अगर SOPs पे अमल दरामद शुरू हो जाए तो मैं समझती हूँ कि हफ्ते 10 दिन में हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर से बर्डन जो है वो कम हो सकता है। हाँ, लेकिन नौशीन साहबा, अभी डॉक्टर अशरफ साहब ने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे साथ पिछले साल के कंपैरिजन में शेयर किए हैं, उसको आप अगर देखें तो 800 एक्टिव केसेस थे और हम लॉकडाउन लगा रहे थे और सख्त लॉकडाउन हमने लगाया था, और यही वजह है कि हमने सूरत हाल को कंट्रोल भी किया। अभी 86,000 एक्टिव केसेस हैं हमारे पास, अब बात बढ़ गई हैं, तो हम लॉकडाउन 15 दिन के लिए करके साइकिल को ब्रेक क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करना चाहते? 15 दिन के लिए लॉकडाउन से क्या हो जाएगा? बहुत सारी इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये लॉकडाउन की ऑप्शन जो है ये बिल्कुल जो जिन शहरों में एक पॉजिटिविटी रेशियो ज़्यादा है, जैसे आज आपके सामने मर्दान को लॉकडाउन कर दिया गया, इसी तर्ज के ऊपर बाकी शहर भी जहाँ पे पॉजिटिविटी रेशियो ज़्यादा है उनके ऊपर लॉकडाउन की ऑप्शन जो है वो हमारे पास मौजूद है। जहाँ जहाँ पर भी इस वक्त केसेस ज़्यादा हैं और हेल्थ केयर सिस्टम शोक हो रहे हैं, उन शहरों में लॉकडाउन होगा। ये सिर्फ 2-4 दिन का एक, जिस तरह से असद उमर साहब ने भी कहा था कि हमारे पास कुछ दिन है। ज़ाहिर है, जब आपने लॉकडाउन करना होता है तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि एसेंशियल सर्विसेज ना रुके, एसेंशियल कमोडिटीज़ की अवेलेबिलिटी रहे, फूड सप्लाई चेन ना रुके लोगों के पास। ज़ाहिर है कि जितनी ज़रूरत इस वबा को रोकने की, उतनी ज़रूरत लोगों तक खाने पहुँचने की और उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी पहुँचने की है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ का मैपिंग की जा रही है कि कौन सी चीज़ों को फौरी तौर पे टोटल बंद कर दिया जाए और कुछ को पार्शल चलाया जाए, जो कि ज़रूरत ज़िंदगी को और ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा मामूलात हैं, खाना पीना है और बाकी जो एसेंशियल ज़रूरतें हैं, दवाइयाँ हैं, कि वो टाइम पे पहुँचें फार्मेसीज़ वगैरह पे। तो ये सारी मैपिंग हो रही है। इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन के अंदर आपके सामने वाज़े पिक्चर आ जाएगी। ज़ाहिर है, हम लोग इस वक्त जिस सिचुएशन से है उसमें आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी वाले शहरों में लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। अशरफ निज़ामी साहब, सर आपकी राय। देखें जी, एक मैं ये अर्ज़ करूं कि ये जो UK वेरिएंट है, वलायती वेरिएंट जो आया, और प्लस हमारे साथ जो इंडियन वेरिएंट देखने को आया, ये हमने पाकिस्तान के अंदर भी देखा है। छोटे छोटे बच्चे जो मासूम बच्चे हैं वो भी इससे इन्फेक्ट हुए हैं। अगर लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर देखें तो वहाँ पे बच्चे भी हैं। पहले जो थी हमारी लहर, उसके अंदर हम देख रहे थे कि बच्चियाँ जो थीं उसके अंदर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रही थी और ख़वातीन भी कम हो रही थी, और इसी वजह से हमने पहली वेव के अंदर ये कहा था कि जो हमने ड्यूटीज़ लगाई थी नर्सिंग की, फीमेल डॉक्टर्स की, लेकिन अब जो देखने के अंदर आया है कि ये ख़वातीन को, नौजवान बच्चों को भी उसी तरह से बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, बच्चों को भी बुरी तरह इफ़ेक्ट कर रहा है। और जैसे मेरे कॉलीग डॉक्टर साहब ने दिल्ली से भी ये कहा कि वहाँ पर दिल्ली के अंदर ये देखने को मिल रहा है। नो डाउट कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें अभी कम हैं, लेकिन देयर इज़ एक तो ये बात कि जो UK वेरिएंट है इसका 70% ये तेज़ी से फैलता है।
अब इसके साथ जो इंडियन मिल्क आया है ये और ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कि तेज़ी के साथ इंसान के अंदर जो ऑक्सीजन है सैचुरेशन उसको नीचे की तरफ लेके जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात मैडम नौशीन जो फरमा रही थी डॉक्टर साहिबा के वहाँ NCOC देख रहे हैं, बट आई भी फील कि 7 से 15 दिन के साथ हमारे साथ इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ऑलरेडी वी आर फेसिंग इट, वी आर पासिंग थ्रू दिस फेज, और उस वक्त ये फैसला करेंगे व्हेन इट विल बी टू लेट। ये आपने प्रीएम्प्ट करके चीज़ों को देख के जब तक पहले नहीं आएंगे, अगर आज को हार्ट या उधर जहाँ लगा दिया इन्होंने कि लॉकडाउन कर दिया गया, लेकिन व्हाट हैज़ हैपेंड ओवर देयर, और उसके साथ हफ्ते के अंदर जो कुछ चीज़ें आएंगी वो भी हमारे सामने आएगी, जो नज़र आएगी। आई फील पर्सनली कि आज हमें लॉकडाउन की नहीं बल्कि कर्फ्यू की ज़रूरत है। अगर पाक फ़ौज को बुला लिया है तो पाक फ़ौज के साथ हमें ज़रूरत है कि लोगों के साथ। और दूसरी मैं आपके साथ अर्ज़ करूं असद कि देखें अब मरीज़ आ रहे हैं और आप जो ज़ोर भी दे रहे हैं, और वहाँ इस्लामाबाद के पिम्स के अंदर जैसे हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वहाँ 100% बेड्स जो ख़त्म हो गए और नहीं है, तो हमने एक कहा है कि देयर आर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिनके साथ माशाल्लाह बहुत अच्छे हॉस्पिटल मौजूद हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम वेयर द हेल्थ एमरजेंसी इज़ ओवर। नाउ गवर्नमेंट हैज टू कम फॉरवर्ड, उनके साथ मिले, उनके साथ नेगोशिएट करे, या उनको टेम्परेरीली नेशनलाइज करती है, व्हाटएवर द केसेस। पेशेंट्स केयर की खातिर लाहौर के अंदर भी आपने देखा कि मेयो हॉस्पिटल के साथ 100% बेड ऑक्यूपेंसी चली गई है। LGH के अंदर यही हालात हैं, जिना के अंदर भी यही, वेंटिलेटर मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है। मेरा जो और एक खदशा है, एक हम कहते हैं कि फर्स्ट लाइनर इज द मेडिकल प्रोफेशनल। मैं समझता हूँ कि फर्स्ट लाइनर ये आवाम है जो कि बाहर फिर रहे हैं और उनके साथ वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। आपको पता है कि सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर 110 डॉक्टर्स जो हैं दैट हैज बीन इन्फेक्टेड। कितने हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं इससे इन्फेक्ट हुए हैं, और ऐसी कैफियत जो दिल्ली के अंदर आ जाई है कि वहां पे लोग पड़े हैं लेकिन उनको देखने वाला नहीं है, और जब आपके यहाँ पे प्रोफेशनल्स ही अगर इन्फेक्ट हो जाएंगे तो मैं डॉक्टर जावेद साहब के पास चला जाता हूँ, फिर मैं दिल्ली से और बाकी भारत के शहरों से मनाजिर आपको दिखा देता हूँ, शायद उसे देखकर हम लोग कुछ सबक सीखने की कोशिश करें। लेकिन डॉक्टर जावेद साहब मुझे सर ये बताइए, जो मैं आपसे पैगाम नौजवानों के लिए लेना चाह रहा था, जो बिल्कुल एक केयरलेसनेस की सी सूरत हाल में है, जो परवाह ही नहीं कर रहे हो, ना अपनी कर रहे हैं ना अपने बड़ों की कर रहे हैं। आप सर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको मोटिवेट करने की सलाहियत से नवाजा है और बहुत लोग आपको बहुत सुनते हैं। मैं चाहूंगा आप पैगाम तो दें जरा कौम को, लर्नर टीचर है, नौजवानों को। जी हाँ, टीचर मेडिकल प्रोफेशन के बहुत बड़ा नाम है इनका। जी हाँ, जी देखिए, पहले तो मैं वो डॉक्टर साहब की बात सुनकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हमारे पड़ोसी मुल्क में जो मर रहे हैं, जो बच्चे हैं, उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हमें इस बात का इजहार करना चाहिए कि इंसानियत का कहीं एक जगह पर भी कोई मौत होता है तो वो पूरी इंसानियत का एक मौत होती है। तो हमारे पड़ोस में जो कुछ हो रहा है, हमें इस बात का बहुत दुख है, और हमारी सिंपैथीज और हमारा लव और हमारी केयर उनके साथ है और दुआएं उनके साथ है। पहले तो मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैं आपके साथ अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे दोस्त हैं महमूद शौकत साहब, जो कि ये कोरोना को देख रहे हैं और वो प्रिंसिपल से रिटायर हुए बोर्ड के चेयरमैन है। वो खुद कोरोना में मुब्तला हुए तो उनकी एक 20 सेकंड की वीडियो आई थी जिसपे उन्होंने ये कहा था कि आपकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक बीमारी है ये कोरोना। जब आपके सामने ऑक्सीजन भी मौजूद होती है और आप सांस नहीं पा रहे होते, जब ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही, ऐसे लग रहा होता है जैसे 10 बंदों ने आपका गला घूंटा हुआ है, ये वाली कैफियत आपके साथ होती है। तो और मैं खुद कोरोना से गुजरा हूं, मुझे मालूम है कि कोरोना कितनी तकलीफ दे बीमारी है। तो इसलिए आपने जो मुझे कहा है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तमाम अपने बच्चों को, नौजवानों को, सबको ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जिस पर गुजरती है उसको पता लगता है कि कोरोना क्या चीज है। ये एक इंतहाई खौफनाक तकलीफ दे बीमारी है, और दूसरा यह है कि इसकी बहुत एविडेंस है कि इसकी बहुत मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी है। तो इसलिए खुदा के लिए, मतलब मुझे काश मैं ना फिजिकली कोई हाथ जोड़ के और किसी तरीके से आपको ये अर्ज कर सकूं कि इसको अलार्म समझिए। देखिए, हमारे यहाँ सिस्टम को चोक होने में एक दिन नहीं लगेगा। जैसे वो मैडम कह रही थी ना अभी कि हम देख रहे हैं अच्छे हालात होंगे, आई एम श्योर कि उन्होंने बहुत जबरदस्त प्लानिंग की होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में कोई लॉजिक हम तलाश करें कि हम देख रहे हैं कि हालात और खराब होंगे तो फिर हम करेंगे। मेरा ख्याल है हमें प्रियम्पटिवली कोई एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज ये सामने नविश्ता दीवार है जो कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल सही है। और मैं वसीम खान साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं डॉक्टर नौशीन साहिबा से। मुझे ये बताइए मैडम कि हमने भारत को ये पेशकश की है कि अगर आपको बाईपैप चाहिए या आपको वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, किसी की एक्सरे मशीन्स चाहिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि क्या हमारे पास इजाफी मौजूद हैं जिसकी मदद से मदद कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स हमें भी नहीं मिल रहे।
जी देखिए, इस वक्त हमारे पास आज भी पंजाब में डॉक्टर यास्मीन ने अनाउंस किया है कि हमने नए वेंटिलेटर्स अपने सिस्टम में डाले हैं और एडिशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम अपनी आवाम के कॉस्ट के ऊपर तो ये चीज़ें उनको नहीं देंगे, इसके लिए कोई इजाफी बंदोबस्त किया जाएगा या बाहर से मंगवा के दिए जाएंगे या जो भी, पर अपने सिस्टम में से हम नहीं निकालेंगे और ना ही हम अपने लोगों को किसी किस्म के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जी, तो हम बाहर से मंगवा के उनको देंगे तो वो तो यूं तो वो खुद भी शायद कर सकते हैं अगर हमने किसी से लेकर देना है उन्हें तो। जी देखिए, मगर अपने सिस्टम में से तो हम नहीं निकालेंगे ना, ये तो डेफिनेटली फॉर श्योर है कि हम अपने सिस्टम में से नहीं निकालेंगे। जी ठीक है, अच्छा तो चलें, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नौशीन आमिर साहब आपका भी। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद पुनीत पुष्कर से करेंगे। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और थोड़ा सा 15-20 दिन के बाद की सिचुएशन, 15-20 दिन के बाद के जो हालात हैं उस पर झांकने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल हो सकती है आज को देखते हुए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब, मुझे ये बताइए, आपने जैसे कि खुद कहा कि आपके पास पिम्स में अगर कोविड को कोई पेशेंट आता है आप उसे कहीं और रेफ़र कर देते हैं, मुझे ये बताइए आप कोविड के पेशेंट को कहाँ रेफ़र करते हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद के कौन से सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पर आपकी मालूमात के मुताबिक वेंटिलेटर मौजूद हैं, जहाँ आप कहते हैं कि जी आप वहाँ चले जाएँ वहाँ पर वेंटिलेटर हैं, कहाँ वेंटिलेटर मौजूद हैं? ये वेंटिलेटर के बारे में ये बताना चाहूँगा। पहले कहते हैं जी इतने पेशेंट को ज़रूरत है वेंटिलेटर्स की, इतने, तो वेंटिलेटर पे दुआ करें कि वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्यों? वेंटिलेटर चाहे करोड़ों के हिसाब से वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन जो है ना पेशेंट जो है सिर्फ 1% बचता है जो वेंटिलेटर पे आता है। 99% पेशेंट्स की डेथ होती है क्योंकि वो बहुत इतने सीरियस होते हैं कि वेंटिलेटर्स पे वक्ती तौर पर जाते हैं। तो उसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आपने SOPs को इतना फॉलो करना चाहिए कि आप वेंटिलेटर पर ही मरीज ना जाएँ, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। बाकी जिसकी मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का भी अस्पताल बनाया हुआ है जहाँ पे हम रेफर कर देते हैं, वहाँ पे वेंटिलेटर्स भी है, वैक्सीनेशन भी है और वहाँ पे दाखिले की भी है। तो जैसे किसी को भी मसला हो तो पेश में आके हमसे आपके ख्याल में डॉक्टर साहब मामला जो है वो आपके ख्याल में कंट्रोल में है मामला सारे? यानी आने वाले दिनों में अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी, वेंटिलेटर्स चाहिए होंगे, तो सब चीजें हुकूमत के कंट्रोल में है, हुकूमत की प्लानिंग मुकम्मल है? एज एन एक्सपर्ट कैसे देखते हैं आप? हाँ देखिए, इसमें वही बात है कि वेंटिलेटर पे जाने का फ़ायदा कोई नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आवाम को चाहिए SOP फॉलो करें ताकि ज़्यादा लोग मरीज़ बीमार ना हो। ज़्यादा जब बीमार होंगे, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, इलामतें मुख्तलिफ होंगी, तो फिर ज़ाहिर बात है फिर पेचीदगियाँ होंगी, ज़ाहिर बात है। तो ये बेसिकली जो है ना आवाम पे है, डिपेंड करता है कि वो SOPs को फॉलो करें ताकि नौबत ही ना आए कि उनको दाखिले की ज़रूरत पड़े, उनको पेचीदगियाँ हो, उनको वेंटिलेटर पर जाना पड़े। और जो टाइम के साथ जितना मरीज़ बढ़ते जाएंगे, ज़ाहिर बात है बेड सारे फुल होते जाएंगे। हम भी कोशिश करेंगे अल्लाह करेगा पूरे ऑक्सीजन सबसे पहली ज़रूरत है जो हुकूमत के पास एक वाफिर मिकदार में मौजूद होनी चाहिए और हुकूमत को ये सोच के रखना चाहिए ऑक्सीजन की जरूरत क्या होगा। और यही सवाल मैं पुनीत पुष्कर के पास लेकर जा रहा हूँ। पुनीत, मुझे ये बताइए कि वहाँ पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्यों पैदा हो गई? ये भी एक कहा गया कि वहाँ से जी ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हो गई, हुकूमत ने आने वाले दिनों को फोर्स ही नहीं किया कि क्या हो सकता है और ऑक्सीजन बाहर भेज दी और अब उन्हें मसला दरपेश है। तो क्या हुआ ऑक्सीजन के हवाले से? नहीं हुआ। एक्सपोर्ट का मामला वो पहले का था। एक्सपोर्ट चूंकि वो पहले से ही डील होती है कि हम यहाँ से इतना ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो डील के तहत हुई थी। लेकिन उस समय सरकार को ये अंदाज नहीं था कि ये पेंडेमिक किस तरह से फैल जाएगा और इस तरह से लोगों को परेशानी देगा। तो अभी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कमोबेश सब जगह पे बहाल कर दी गई है। ऑक्सीजन ट्रेन से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चल रही हैं ग्रीन कॉरिडोर बना करके। इसके अलावा टैंकर से सप्लाई हो रही है। जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स हैं उनको रैंप अप करने के लिए बोला गया है, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और धीरे धीरे सभी अस्पतालों में सही है। आप कह रहे हैं कि पहले से लोगों के साथ जिनके साथ आपके उनको भेजा, लेकिन एग्रीमेंट्स तो वैक्सीनेशन के कनाडा के साथ थे, लेकिन आपने वो मनसूख कर दिया। आपने कहा कि नहीं, हम पहले अपनी वैक्सीनेशन करेंगे फिर किसी और को देंगे। तो बहरहाल, अच्छा मेरा एक सवाल और है आपसे, और वो ये कि हम देख रहे हैं कि जो अमवात हैं भारत में वो 2700 3000 रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन लोगों का ख्याल है, माहिरीन का ख्याल है कि इससे कहीं ज़्यादा हो रही हैं। और जो सूरत हाल हम शमशान घाटों में देख रहे हैं कि वहाँ पर आखिरी रसूमात अदा करने के लिए घंटों लाइनों में मैयतें लगी हुई हैं, सड़क पे पड़ी हुई हैं, तो क्या ऐसी ही सूरत हाल है वहाँ पर शमशान घाट में? देखिए, शमशान घाटों पे अगर आप एग्जाम्पल लें, अगर आपके घर में एक बाथरूम है और 4 लोगों को जाना है तो रश तो होगा ही।
सो इसी तरह की कैपेसिटी से ज्यादा हो गई डेड बॉडीज। अचानक से केसेस बढ़े हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, तो उन पर जाहिर तौर पर स्मशान घाटों पर प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं और सरकार, अच्छा मुझे ये बताइए कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों स्थितियों को, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, क्या हेल्थ सिस्टम जो चोक हुआ है भारत का वो क्यों हुआ है? क्या हेल्थ सिस्टम कमजोर था या पेशेंट बहुत ज्यादा आ गए? देखिए जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक इस बार जो है ये पेंडेमिक जो है वो अपर मिडिल क्लास को ज्यादा स्ट्रक कर रहा है। ठीक, तो अपर मिडिल क्लास चूंकि इकोनॉमी का बैकबोन होता है और वो अपर मिडिल क्लास ज्यादा परेशान है इस पेंडेमिक की वजह से। और अस्पतालों में गवर्नमेंट एंटिसिपेट नहीं कर पा रही थी कि इस तरह का सिचुएशन अचानक से बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस है कि अस्पतालों में रश होगा, अस्पतालों में चीजों की कमी होगी, लेकिन इस सिचुएशन को धीरे धीरे कंट्रोल में लाया जा रहा है। और यही बात हम यहाँ पर जोर दे रहे हैं कि को एंटिसिपेट करना चाहिए। मैं आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है पुनीत पुष्कर साहब कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अगर वो चाहें तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह से फैसल ईदी साहब ने, हमारा जो इदारा है ईदी का, उन्होंने ऑफर किया है 50 अपनी एम्बुलेंसेज का अगर आपको चाहिए तो। क्या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसको संजीदगी से इस पर गौर कर रही है? क्या वो इसको एक्सेप्ट करने जा रही है? पाकिस्तान के ईदी फाउंडेशन और पाकिस्तान के जनरल पब्लिक का जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। और ये अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि अब आगे क्या करना है, किस तरह की हेल्प करनी है, लेनी है। तो ये अप टू गवर्नमेंट है, लेकिन एज ए इंडिया पाकिस्तान के सिटीजन्स की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है उसका इंडिया में वेलकम किया जा रहा है। सही है, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि ज़रा आखिर में डॉक्टर अशरफ साहब से कमेंट लेने से पहले मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ, जो अभी मैं जिक्र कर रहा था कि कैसे सड़कों पर लाशें रख के लोग बारी में लाइन लगाकर इंतज़ार कर रहे हैं उनकी रसूमात अदा करने के लिए। जो हालात हैं, ज़रा अगर आप कुछ विजुअल्स यहाँ पर दिखा दें फुल स्क्रीन पे, तो जिस तरह से एम्बुलेंसेज में हम बात वाक़ई हो रही हैं, जिस तरह से डॉक्टर्स तक वो पहुँच नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ पर रश है। फिर इसी तरह से कुछ विजुअल्स हमारे पास पहुंचते हैं जिसमें डेड बॉडीज सड़कों पर पड़ी हुई हैं। अस्पतालों की सूरत हाल आप देख लीजिए, लोग डॉक्टर्स को खींच रहे हैं कि मेरा पेशेंट देख लें, मेरा पेशेंट देख लें, और नहीं हो पा रहा। तो कुछ सड़कों के भी मनाजिर दिखा दें। और इसके साथ ही मैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब से चाहूँगा कि वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें और बताएं कि हम ऐसी सूरत हाल में जाने से कैसे खुद को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? आवाम की आपने बात की, उनको अपना SOPs पर अमल करना चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर वो नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनेगी, क्या होगा? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक चीज़, जैसे आपने इंडियन अपने कॉलीग से पूछा कि व्हाट हैज़ हैपेंड, कि वहाँ के जो हेल्थ सिस्टम है वो चोक हो गया। मैं आपसे ऐसा एक अर्ज़ करूं कि कोविड ने हेल्थ सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि कोविड ने डिस्ट्रॉयड हेल्थ सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया। सो ये बड़ा मेरा पक्का मानना है कि उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, जो कि हवा के अंदर चीज़ें, एक प्रिविलेज तबके के खातिर सारे सिस्टम आते हैं। और ये जो है हमारे यहाँ बड़ा है कि सदका खैरात और इस किस्म की चीज़ें करके गरीब मरीज़, रादर दैन सेइंग कि जी हमारे नेशनल हैं, हमारे वो यहाँ के शहरी हैं, रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स हैं एंड दे हैव द राइट। तो हुकूमत की अप्रोच जो है जब तक वो ठीक ना होगी, निज़ाम की तरफ से अप्रोच ठीक ना होगी, तो चीज़ें ये आपको देखनी पड़ेंगी, वेदर इट इज़ दिल्ली और इट इज़ द इस्लामाबाद, वेयरसोएवर इट इज़। मैं अब अर्ज़ करूं कि हमारे साथ 3 कंपोनेंट्स हैं इस वबा के साथ जिन्होंने निपटना है। एक आवाम है जिसके साथ हम और आप हैं, हमारे रवैये हैं, हमारे समाजी रवैये हैं, हमारे मुआशरती रवैये हैं कि वो उनके साथ कैसे डील विद करते हैं। एक स्टेट और गवर्नमेंट है। स्टेट और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसने किस कदर का इसके लिए काम करना होगा। स्टेट की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये फोर्स ही करे कि आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर क्या है और प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेके और फिर उसको ठीक करे। वेयर मैं समझता हूँ एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और अपनी ज़ाती हैसियत में भी कि हुकूमत जो है उसको समझाने के लिए, उसको समझने के लिए वो डिले की तरफ जा रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, दीज आर द हेल्थ प्रोफेशनल्स। हेल्थ प्रोफेशनल्स की एक कैपेसिटी है सर्विंग की, उसी के अंदर ही वो काम कर सकेंगे, उसके बढ़ के वो आप ये कह रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम को एक्सपोज होने से बचाए हुकूमत, बिल्कुल, यानी अपनी कमजोरियों को ढांप के रखे, वो नौबत ना है कि ये एक्सपोज होने के लिए चला जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब, पुनीत पुष्कर हमारे कोलीग इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।